हेलो अमर्स, आज हम लोग मैथ के अंदर एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लिमिट ही है, हम लिमिट चैप्टर ही पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक मार के पॉज करके पहले एक टॉपिक को समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हमने उस चीज़ को नहीं समझा तो आगे के क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े से टफ हो जाएंगे, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते उसके बिना। सर ऐसा क्या है, आप किसकी बात कर रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने बता ही दिया होगा, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और हम एक केस को समझते हैं। एक केस के थ्रू हम चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। तो केस क्या है, अगर आप नॉर्मल बेसिस पे समझोगे, केस क्या है? एक सिंगल केस है। क्या है कि मान लो एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पढ़ाई करता है, और हर स्टूडेंट इसीलिए तो पढ़ाई करता है ताकि वो एग्जाम दे और उसका मार्क्स क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो आपने ये समझा होगा अपने जीवन काल में कि अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और कम पढ़ाई करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे। ये हमारी सोच है, और इसी सोच पे हम लोग जीवन चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इस स्टूडेंट की, तो ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल, ठीक है ना। शाहरुख खान वाला राहुल नहीं है, बस ये राहुल है। तो राहुल जो है पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करता है तो इसके मार्क्स आते हैं। अब पढ़ाई कुछ इस प्रकार हो रही है इसकी कि अगर मान लो ये क्या कर रहा है, 5 घंटे से कम पढ़ रहा है, 5 घंटे से कम पढ़ रहा है राहुल, तो इसका जो नंबर आ रहा है वो 70 नंबर आ रहा है मैथ के अंदर। यानी मैथ के अंदर, अगर मैथ के अंदर ये 5 घंटे से कम पढ़ रहा है तो इसका 70 नंबर आ रहा है। सपोज कर लो एग्जाम दिया इसने, क्या बोलते हैं, बीच में कई सारे एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर क्या बोलते हैं मंथली एग्जाम भी होते हैं। तो उसमें 5 घंटे से, मान लीजिए इसने पहले कुछ महीनों के अंदर केवल 5 घंटे से कम ही पढ़ाई की है मैथ के अंदर, तो इसका जो नंबर आ रहा है 70 नंबर आ रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, देखा यार नंबर कम आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, पढ़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे और अच्छे नंबर चाहिए, और अच्छे नंबर मिलेंगे तो मैं और अच्छा स्टूडेंट माना जाऊँगा। तो इसने क्या किया कि टाइम जो है पढ़ाई का वो बढ़ा दिया। इसने क्या किया, या तो 5 घंटे पढ़ने लगा, या तो 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने लगा, या तो 5 घंटे पढ़ने लगा, या तो 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने लगा। अब जो है इसके नंबर क्या आने लगे, 90 नंबर आने लगे। समझ पा रहे हैं? यानी इसके नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। यानी 5 घंटे जब पढ़ रहा है, सॉरी 5 घंटे से कम तो 70 नंबर, 5 घंटे पढ़ रहा है या 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा है तो 90 नंबर। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि सर है तो राहुल ही, पढ़ रहा है मैथ ही, कहानी ये कही है, लेकिन सर चीज़ें चेंज हो जा रही हैं जब क्या हो रहा है, ये टाइम ऑफ स्टडी अगर चेंज हो रहा है, टाइम ऑफ स्टडी चेंज हो रहा है, तो ये मार्क्स जो है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड टाइम चेंज तो मार्क्स चेंज, यहाँ पे काम एक ही है, मतलब यहाँ पे चीज़ें सब सेम है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वैरी कर जा रही हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कहानी बन रही है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए इन्हीं बातों को अगर हम एज अ फंक्शन रिलेट करना चाहें, यानी एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या होगा? मतलब क्या मैं इसको एक फंक्शन बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन में होता है सर एफ एक्स करके कुछ होता है, और ये एफ एक्स किसी ऐसे फंक्शन के बराबर होता है, सॉरी ऐसे किसी एक्सप्रेशन के बराबर होता है जिसमें एक्स वेरिएबल के रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स होगा कौन, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर कोई मान लेते हैं फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी। अब ये जो एफ एक्स है ये है क्या सर, ये एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स सर मार्क्स है। ये क्या है, ये तो मार्क्स है ना, ये मार्क्स हम निकाल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो 70 और 90, ये क्या है, ये मार्क्स है। और ये मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं भैया, ये मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम ऑफ स्टडी, यानी इस पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अपने जीवन काल में, जैसे मैं मान लूँ कि मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख दिया, यानी एक फंक्शन है जो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है। अब मैं इस एफ एक्स को ही क्या लिख देता हूँ, वाई लिख देता हूँ। अब होता क्या है कि ये वाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में अगर मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा तो ही मुझे क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने इस विषय में बात की थी, तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो भैया x डालूंगा तो y मिलेगा, x डालूंगा तो y मिलेगा। इसका मतलब x तो इंडिपेंडेबल है, x तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब इसको किसी से लेना देना नहीं है, इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वही इसकी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन y जो है वो 100% किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y मेरा क्या है, y मेरा डिपेंडेबल वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यानी ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो इसमें आप यहाँ से समझोगे तब यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो मार्क्स हैं और ये जो टाइम है, तो टाइम डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट। समय जो होता है स्वतंत्र होता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं चलता है, यानी उसको हम नहीं डिफाइन करते हैं, वो खुद डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जबकि ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि टाइम को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मार्क्स क्या हो जा रहे हैं, चेंज। तो ये क्या मेरा होगा, डिपेंडेंट। अब आपको जब इतना बात समझ में आ गया तो वही चीज मैंने वहां पे लिखी है कि भैया जब मैं फंक्शन लिखूंगा अगर एफ ऑफ एक्स की सपोज कर लो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ टी का टाइम का फंक्शन लिखा है, तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे, मेरा मार्क्स ही तो है, यानी ये जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, मार्क्स होगा। और ये मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अभी जस्ट देखा हम लोगों ने कि ये 70 नंबर आ रहा है जब 5 घंटे से कम पढ़ रहा हूँ, और 90 नंबर आ रहा है जब मैं 90 नंबर आ रहा है जब मैं 5 घंटे से, मतलब 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे चीज़ें तो हमको समझ में आ रही हैं, लेकिन सर एक कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है कि फंक्शन इस तरीके से कैसे हो सकता है। आज तक हमने जो फंक्शन पढ़ा है उसमें तो ऐसी कहानी नहीं आई। तो इसका कारण है कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू डालते थे तो x की वैल्यू जो डालते थे तो उसके अनुसार चीज़ें चेंज होती थी, पर एक ब्रेक डाउन नहीं होती थी। नहीं समझे सर? जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी जितना भी अभी तक हम लोग फंक्शन पढ़ के आए हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी एक के बाद एक वैल्यूज आप डालते जाओगे तो उन वैल्यूज को पाके ये जो फंक्शन होगा वो उसी पे चलते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वैल्यू में कुछ चेंज लाया तो पूरा फंक्शन ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये ऐसे फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इनका आप ग्राफ भी बनाओगे तो एक कंटिन्यूअस वाले ग्राफ बनेंगे, ऐसे बनेंगे, लेकिन इनमें ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना करोगे तो इतने दूर चलूंगा, इतना करोगे तो उधर तो मैं जाऊंगा नहीं, इधर ही जाऊंगा। जबकि ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो सिस्टम चेंज है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं नजर आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन वो कंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी जो होनी चाहिए। आप अगर सिंपल भाषा में समझो तो मैं एक बात आपको समझा दूं कि अभी तक जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़े उसमें जो ग्राफ आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट कौन है, ग्राफ। वो ग्राफ क्या होगा, सिमिलर नेचर का होगा एट एवरी पॉइंट पे उसका नेचर कैसा होगा, सिमिलर होगा। लेकिन जो हम ग्राफ की बात यहाँ पे करेंगे तो ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो चेंज होता है, तो चेंजेबल होता है, ब्रेकेबल होता है, यानी ब्रेक हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसका नेचर सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। आप इस समस्या से इसका समाधान समझेंगे कि ये पीस वाइज फंक्शन क्यों आता है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए। इसी टाइप का फंक्शन जब बनता है तो इसी को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि कंडीशंस के बिहाफ पे चीजें चेंज हो जाती हैं, ये चेंजेबल नहीं है। ऐसा कैसे सर, यहाँ पे हम x की वैल्यू डालेंगे तो y चेंज होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं डाला जाता है कि नहीं x की मैं इतनी वैल्यू डालूंगा तो ये y इधर जाएगा, मतलब प्लस में रहेगा, x की ये वैल्यू डाल दूंगा माइनस में हो जाएगा, या चीज़ें ऐसे एकदम बदल जाएंगी। नेचर सेम होगा, माइनस में ही जा रहा है तो माइनस में, लेकिन ग्राफ अगर मान लो मैं बना रहा हूँ इन सब में, तो अगर लीनियर का ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ ऑलवेज हर जगह लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक का बना रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक बना रहा हूँ तो क्यूबिक होगा।
यहाँ पे नेचर सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो चेंजेबल होगा। ऐसा हो सकता है कि लीनियर भी है, पैराबोलिक भी है, ठीक है ना, मतलब पैराबोला भी बन सकता है ऐसे। तो लीनियर पैराबोला दोनों एक साथ आ सकते हैं, या अगर लीनियर ही आ रहा है तो ब्रेक करके आ रहा है, पैराबोला ही आ रहा है तो ब्रेक करके आ रहा है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे मैं ग्राफ बनाया तो एक साइड इतना बन रहा है, एक साइड इतना बन रहा है, तो ये क्या है, ये ब्रेकेबल तो ये अपने आप में क्या कंटिन्यूअस है, नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और इसी को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें इस तरीके के क्राइटेरिया हो तो उनको हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप इस तरीके से आप समझे होंगे कि भैया राहुल जो था मैथ में इतना नंबर पा रहा है, जब इतना कर रहा है, और इसी चीज़ को मैंने फंक्शन के रूप में लिख दिया तो ये मेरा मार्क्स बन गया और ये मेरा कंडीशन बन गया, ठीक है। चलो अब और आगे हम इस चीज़ को समझें डीप में ले जाके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं थोड़ा और अच्छे से जब इसके अंदर डिफाइन करूँगा तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी चीज़ें। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन आया, ये x वाला फंक्शन है, और इसमें बोला देखो यार x जो है वो क्या है, तो वो जब तक तुम 0 से, ध्यान से देखेंगे, सिंपल फंक्शन लेते हैं हम लोग, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक सेकेंड, चलिए मैं सिंपल फंक्शन लेता हूँ, अभी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं लेता हूँ। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू जो है, अगर मैं 0 या 0 से छोटी रख रहा हूँ तो 2 आ रही है, ठीक है, 0 या 0 से छोटी रख रहा हूँ तो 2 आ रही है। जब मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, x की वैल्यू, मान लो ये फंक्शन x का है जिसमें मैं x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की वो क्या हो रही है, 3 आ रही है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, मैंने बोला कि अगर मैं एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर ले रहा हूँ, अब 0 से छोटी मतलब जितनी भी छोटी वैल्यू से 0, क्यों, हमेशा 2 ही दे रहा है, देखो यहाँ पे हमेशा 2 ही दे रहा है, कंडीशन देखना, यहाँ पे चेंज भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा एक और नज़र समझ में, एक चीज़ और नज़र आएगी, यहाँ पे तो सर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो भी नज़र आ नहीं रहा है, मतलब चेंज नज़र नहीं आ रहा है, चेंजेबल है, चेंज नज़र नहीं आ रहा है, वो चेंज जो है यही समझना है। इससे पहले वाले फंक्शन में जो चेंज आता था, जैसे x² + 3 था, इसमें जो चेंज आता था वो कॉन्टिन्यूअस था, कंटिन्यूअस था। चेंज आएगा, 1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा, हाँ 3 का स्क्वायर नहीं 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 3, हाँ 7, वो सही है, 3 का स्क्वायर 9 3 12, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 डालने पे यहाँ पे हमको 12 दे रहा है। यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है ना वो कंटिन्यूअस चेंज है, ठीक है, यानी यहाँ पे चेंज कंटिन्यूअस है, इसको इस बात को याद रखो। लेकिन यहाँ पे चेंज कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ये चेंजेबल है लेकिन ब्रेक वाला है, ये ब्रेक कर देता है चीज़ों को, ऐसा चेंज है। अब भाई ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यानी x से जितनी छोटी है, 0 से जितनी छोटी वैल्यूज हैं उनके लिए तो सबके लिए वैल्यू एक ही है, 2 है। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गया फंक्शन, जितनी छोटी वैल्यूज है। फिर अचानक से इसने रूप बदला, नहीं भैया 0 से जो बड़ा होगा तुरंत हम हड़ाक से चेंज कर देंगे उस सिस्टम को, अब वो 3 के बराबर होगा। अब x से 0 से जितनी बड़ी वैल्यूज है सब 3 के बराबर हो गए, हो गए। यही सब क्राइटेरिया है, इनको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस फंक्शन में ऐसा ही होता है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने का मतलब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को लेके आता हूँ कि भैया अगर x 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो हमको क्या फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, f(x) की वैल्यू मिल रही है 2। अब मैं थोड़ी सी वैल्यू मतलब ग्राफ के लिए मैं सबसे पहले अपनी वैल्यूज तो निकालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा x, यहाँ पे लिखूंगा f(x). f(x) को हम लोग y भी लिख सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तभी भी 2 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 रख सकता हूँ 0 से छोटा भी। तो मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो -1 अगर रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो भी 2 आएगा। 0 से जितनी छोटी रखूँगा हमेशा 2 देगा, -2 रखूँगा तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। यही तो बोल रहा है फंक्शन, यही तो बोल रहा है, बिल्कुल। चलिए एक चीज़ तो समझ में आ गई, तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे f(x) है,
अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि x की वैल्यू चूंकि 0 से बड़ी लेनी है, 0 भी नहीं लेना तो 1 ले रहा हूँ। 1 लूंगा तो ये क्या बोलता है, अगर x से बड़ी ले रहे हो तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर होगी, 3 के। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, x की वैल्यू 1 तो भी 3, 2 लिया तो भी 3, 3 लिया तो भी 3 और 4 लिया तो भी 3। जितनी बड़ी ले लो x 0 से तो हमेशा वो 3 देगा, है ना। अब मैं अगर इसको क्या करूं, ग्राफ पे डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा, आराम से समझेंगे। ग्राफ पे मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं। x पे अगर मैं डिनोट करूं तो ये 0 हो गया, ये हो गया +1 +2 +3 +4, इधर आ जाओ -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है सब। इधर जाओगे तो 1 2 3 और ऊपर ले लो 4, ऐसे ही नीचे ले लो -1 -2 -3 -4। अब क्या कह रहा है, अगर मैं 0 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 2, -1 ले रहा हूँ तो भी वैल्यू 2, -2 ले रहा हूँ तो भी वैल्यू तभी भी क्या आ रही है 2। इसका मतलब मैं 0 पे हूँ तो भी 2 आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं -1 पे गया तो भी 2 आ रहा है, -2 पे गया तो भी 2 आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ से ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, इसके बाद जब मैं 3 पे आ रहा हूँ, 3 पे मतलब सॉरी 3 पे मैं कह रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, इधर का मतलब मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं 0 से मेरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी का मतलब इसी साइड ना, तो इसका मतलब मैं यहीं से लूंगा तो यहीं से। लेकिन याद रखेंगे, इन्हीं चीज़ों को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं इस 0 को इंक्लूड करूंगा तो यहाँ पे ऐसे करूंगा और इसको बंद कर दूंगा, जैसे ऐसे है, और इसको डिनोट करके ऐसे क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। बंद करने से ये है कि वो वैल्यू इसके अंदर पुट की गई है। लेकिन जब मैं 0 से बड़ी ले रहा हूँ तो 0 से बड़ी मतलब 0.1 भी तो बड़ा होगा, यानी मैं 0 के पास से ही ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको क्या कर दूंगा, गोला मार दूंगा। गोला क्यों मारूंगा, और ओपन रखूंगा। ओपन क्यों रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 0 को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया आगे। अब देखो क्या हो रहा है कि जब मेरी वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज 3 आ रही है। यानी ये जो मेरी वैल्यू है 3, वो क्या कब आ रही है, जब मेरी वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 है या 0 से छोटी है तब तो ये, और 0 से बड़ी है तो ये, 0 पे नहीं, ठीक है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ग्राफ क्या बना, यही तो बना। और ये ग्राफ क्या है, टुकड़ों में है कि नहीं है, अलग अलग क्या है, टुकड़ों में है। तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को जिसके अंदर जो ग्राफ होता है वो टुकड़ों में बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन, यानी फंक्शन जो है वो पीसेस में, टुकड़ों में बटा हुआ है ना। एक टुकड़ा ये वाला, दूसरा टुकड़ा ये वाला, ऐसे ऐसा जरूरी नहीं कि केवल 2 टुकड़े होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानसिकता या सोच आपकी ये समझ में आ जानी चाहिए कि फंक्शन ने ऐसा क्यों किया। बेसिक समझ में आ गया ना भैया, 5 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो 70 नंबर आ रहे हैं, 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो 90 नंबर आ रहे हैं। भाई ऐसा भी सिचुएशन पैदा हो सकता है, इसीलिए इस फंक्शन को बनाया गया है। एक फंक्शन के अंदर चीज़ें कांस्टेंट होंगी और अलग अलग टाइप में होंगी, अलग अलग टुकड़ों में होंगी, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं या हाइब्रिड फंक्शन बोलते हैं, हाइब्रिड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में इसी फंक्शन को हमको अच्छे से डिफाइन करना है, तभी जाके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टा है समझाने का वो समझ में आ गया होगा। तो पीस वाइज फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन एक ही चीज़ होता है, इसमें जो फंक्शन होता है वो टुकड़ों में होता है। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो आप देख रहे हो अलग अलग लाइनें हैं वो एक साथ हो? बिल्कुल ऐसा भी होगा, आपको नजर आएगा कि ये लाइनें एक साथ भी आपको नजर आएंगी। अभी कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग जहाँ पे हमको लगेगा कि ये जो अलग अलग है वो एक साथ भी नजर आएंगे, यानी इंटरकनेक्टेड भी होंगे, ठीक है, वहां भी हम लोग देखेंगे। ऐसा भी है कि जैसा ये दिख रहा है टुकड़ों में है तो टुकड़ों में भी नजर आएगा और एक साथ भी नजर आएगा, लेकिन एक साथ में क्या होगा, एक का नेचर कुछ और होगा, दूसरे का नेचर कुछ और होगा। समझ में आई बात, ये समझना आपको जरूरी है। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम देखेंगे पीस वाइज फंक्शन, मार्कर चेंज करने दीजिए। चलिए देखिएगा,
पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन क्या है? तो अ पीस वाइज फंक्शन is a function defined by ऐसे तो नहीं लिखा पाएगा, ऐसे इधर ही आ जाते हैं हम। डिफाइंड बाय टू आर मोर expressions where each expression is denoted by expression denoted by associated by a unique interval। पीस वाइज फंक्शन क्या है कि इस फंक्शन के अंदर एक प्रकार के ऐसा फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जा सकता है दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस के थ्रू। एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना? वही एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने देखा है कि अभी मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है जब एक्स जो है मेरा वो 0 से बड़ा है, और अगर जब मैं क्या कर रहा हूँ 0 से छोटा रख रहा हूँ, यानी एक्स 0 से मेरा 0 के बराबर या 0 से सॉरी यहाँ पे 0 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो मेरा फंक्शन ऐसे कुछ आ रहा है एक्स प्लस 4 मान लेता हूँ। ऐसे ही फ्राडिया फंक्शन है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? मतलब दो एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? एक फंक्शन को हम लोग दो एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हर एक्सप्रेशन जो होगा वो एसोसिएटेड होगा एक यूनिक इंटरवल से। यानी ये वाला एक्सप्रेशन तब आएगा जब ये वाला इंटरवल हम यूज करेंगे, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है तब आएगा जब हम ये इंटरवल यूज करेंगे। ठीक है? तो जो हमारा पीस वाइज फंक्शन होता है एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, और हर एक्सप्रेशन जो होता है वो एसोसिएट होता है या जुड़ा होता है एक यूनिक इंटरवल से। ठीक है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आप पीस वाइज फंक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, या हम लोग पीस वाइज फंक्शन को, चूंकि इसको हमने एक और नाम दिया हाइब्रिड फंक्शन। ठीक है? तो पीस वाइज फंक्शन को अगर हम एक और बात लिखें तो इसमें एक और डेफिनेशन लिखें मोटी मोटा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पीस वाइज फंक्शन होता है वो ग्रुप होता है किसका? पीस वाइज फंक्शन जो होता है ग्रुप होता है किसका? सब फंक्शंस का। सब फंक्शंस, हाँ बिल्कुल, ये सब फंक्शंस का ग्रुप होता है। जैसे अभी आपने लिखा ना एफ ऑफ एक्स, ये मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर देखोगे तो दो फंक्शन आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यू प्लस 1। मान लेता हूँ कि एक्स जब ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 है और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इक्वल आर ग्रेटर देन 0 है, तब ये वाला है। तो क्या हो रहा है, ये मेन फंक्शन है मेरा, और इस मेन फंक्शन के अंदर देखोगे तो ये अपने आप में एक फंक्शन हो गया और ये भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया। तो इस मेन फंक्शन के अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, सब फंक्शंस हैं। ठीक है? तो ये दोनों के दोनों सब फंक्शंस है, तो ऐसे पीस वाइज फंक्शन को हम लोग सब फंक्शंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो आई होप ये कहानी पीस वाइज फंक्शन की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो फिर हम चीज़ों को और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे, और हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है कि हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन है एक्स वाला, और इसमें आपको पता है सब फंक्शंस होंगे या अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे। तो एक एक्सप्रेशन ये है एक्स, ये कब एक्स है, तो तब एक्स है जब मेरा एक्स जो है वो 0 से छोटा है, तो मुझे एक्स मिलेगा। मुझे एक्स स्क्वायर भी मिलेगा जब मेरा एक्स बड़ा है या बराबर है 0 से, तब मुझे मिलेगा जो वो मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग चूंकि सब फंक्शंस है तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है? अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका ग्राफ बनाना चाहिए। देखिए आधी समस्या इसके ग्राफ से सॉल्व होती है। ठीक है ना? अगर आप ग्राफ बनाना जानेंगे तो फिर आप आधी से ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इन समस्याओं को। कैसे करेंगे? तो सिंपल मतलब है, ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स का मतलब मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। कब होगा? मतलब मैं पहला ले रहा हूँ, तो वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। कब होगा? जब मेरा एक्स जो है वो एक्स जीरो से क्या है? छोटा है। एक्स जीरो से छोटा होने का मतलब ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा? -1, क्योंकि छोटा है। तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी? -1, क्योंकि यहाँ -1 पुट करूँगा तो वाई भी -1 होगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी? -2 आएगी। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ भी क्या आएगी? -3 आएगी। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, ये डिफाइन हो गया यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे बारी बारी चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें, अच्छा एक चीज़ करिए, थोड़ा सा मैं और इसको अच्छा बना दूँ, इसको बराबर कर लेते हैं। यानी इसको x लेस देन ज़ीरो आर इक्वल टू, मतलब ज़ीरो लेस देन ज़ीरो आर इक्वल टू ज़ीरो पे लेके चलते हैं, ताकि थोड़ा सा फंक्शन हमारा एक साथ है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लेता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो लूँगा तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पे -1 लेके आऊँगा तो -1 आएगा, -2 लूँगा तो -2 आएगा। ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा क्यों मैंने किया। ठीक है, ये हो गया मेरा ये तरीके का प्लॉट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू x² होगी। कब होगी? जब x मेरा जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से रखूँ अगर, तो ये रही वैल्यू, और यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहा हूँ, जैसे कि मैंने 1 रखा, तो 1 रखूँगा तो मैं क्या आएगा मेरे पास? x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या आएगी मेरे पास? 4 आएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो मेरी क्या आएगी? 9। 4 रख रहा हूँ तो 16। इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर एक फंक्शन बनाता हूँ, और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा यहाँ पे, तो इधर मैं रखूँगा तो इधर क्या होगा? 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 रख दिया। फिर इधर रखूँगा तो मैं -1, -2, -3, -4। इधर रखो तो -1, -2, -3, -4। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे रख दिया। सेकेंड लाइट चली गई, चलिए तभी भी दिख रहा है। अब मैं इसको बनाऊँ यहाँ पे, तो सबसे पहला सिंपल कहानी यहाँ पे क्या है कि पहले इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि 0 है तो 0 है, 1 है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ भी -1 है तो -1 आ रहा है, फिर -2 है तो -2 आ रहा है, फिर -3 है तो -3 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो एकदम लीनियर लाइन बनेगी, एकदम सिंपल एक लाइन बन जाएगी, है ना, एकदम सिंपल। लेकिन जब मैं इस वाले का बनाऊंगा, इस वाले का, चूंकि यहाँ पे मैंने 0 इंक्लूडेड किया है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? फिल कर दूंगा उस चीज़ को। अब फिर मैं यहाँ पे देखूंगा तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। ये कौन सा ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। जब मैं यहाँ पे देखूंगा इस वाले का y इज इक्वल टू एक्स² का, तो x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 4 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है? 4, ये आ रही है। ठीक, ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा तो ये आपको भी पता है कि y इज इक्वल टू x² है, और x² मतलब क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है। तो यहाँ से अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अगर आप इस लाइन को मिटाइए तो एक सिस्टमेटिक जब ग्राफ बनाओगे तो इधर क्या होगा? पैराबोला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्योंकि वैल्यू और बड़ी होती जाएगी तो ये वैल्यू ऐसे निकल के जाएगी, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव साइड में क्यों बढ़ रही है कि y की वैल्यू सबकी सब क्या है? पॉजिटिव है, और x की वैल्यू भी मुझे पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो ये क्या बनेगा आपका? पैराबोला। मैं थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। तो अगर मैं अच्छे से बनाऊँ यहाँ पे तो ये एकदम सीधी लाइन होगी, एकदम क्या होगी? लीनियर सीधी लाइन होगी, जबकि यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या होगा? पैराबोला होगा, ठीक है। चूंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, जबकि नीचे वाला जो होगा यानी y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो कनेक्टेड होगा 0 पे, जबकि y इज इक्वल टू x² का जो ग्राफ होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं, यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस हमको नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ है। लेकिन जब आप इधर का नेचर देखोगे तो इधर का नेचर कैसा है? लीनियर है, और इधर का कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि नेचर चेंज हो गया ग्राफ का,
है ना। ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या है, लीनियर है, लेकिन है कैसे अभी फिलहाल में, कंटिन्यूअस। तो आपको लगेगा सर यहाँ पे तो टुकड़े हैं नहीं, टुकड़े आपको यहाँ भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए टुकड़े में ही है, इधर ये 0 पे लिया गया, इधर ये 0 पे नहीं लिया गया, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको इस तरीके के ग्राफ को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो भी आपके बुक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन को करने के पहले आप सबसे पहले ये प्रयास करिए कि उनके ग्राफ कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ग्राफ से आधी से ज़्यादा समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं आपको कुछ एक आध दो क्वेश्चन दे देता हूँ और बाकी आप क्वेश्चन अपने बुक से करेंगे और उनके ग्राफ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्राफ बना के आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ होमवर्क के रूप में मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ पहले। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा ग्राफ के थ्रू और समझिएगा थोड़ा सा और फिर लीजिएगा पीस वाइज फंक्शंस के, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के जो क्वेश्चंस बाकी हैं, मतलब हम लोगों ने 22 तक देख लिए थे, 23 से हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस के ही क्वेश्चन थे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे पीस वाइज फंक्शन को और अच्छे से। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप बाकी जो क्वेश्चन आए पीस वाइज फंक्शन है उनके ऊपर भी ग्राफ बनाने का प्रयास करिएगा और ग्राफ बना के उनको भी अच्छे से डिटरमाइन करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार ग्राफ बना के रखे रहेंगे तो जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो अपने आप 2 सेकंड के अंदर फील आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्रयास करिए ग्राफ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्राफ की बात नहीं की गई, हमारे क्वेश्चन में लिमिट लगाने की बात की गई है, ठीक है। तो इतना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।